नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों, चोट लगने का ना तो कोई समय निश्चित होता है, ना जगह। चोट कहीं भी किसी को भी लग सकती है। चोट लगने के कारण भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे खेल के नियमों की जानकारी न होना, खेल का मैदान का रख रखाव उचित न होना, किसी विशिष्ट खेल का उचित प्रशिक्षण न लेना या प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व ठीक से वार्म अप न करना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, योग्य प्रशिक्षक का अभाव होना, बालक और बालिका का घमंडी व्यवहार होना, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां होना, निम्न कोटि के खेल उपकरण का प्रयोग करना, खेल में भाग लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार ना होना चोट लगने के प्रमुख कारण होते हैं। खेल कूद के समय लगने वाली चोटों को प्रायः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 सामान्य चोट, नंबर 2 गंभीर चोट। सामान्य चोट के अंतर्गत रगड़, छिलना, विदारण, त्वचा का फटना, गुम चोट, नील पड़ना इत्यादि चोटें शामिल होती हैं। गंभीर चोट में हड्डियों का टूटना, मांसपेशियों का टूटना या लिगामेंट की चोट इत्यादि प्रमुख चोटें हैं। यदि बालक बालिकाओं को सामान्य चोट के लक्षण एवं बचाव के उपायों के विषय में जानकारी है तो वह समय रहते चोट की उचित देखभाल कर सकते हैं। अतः चोट के लक्षण एवं बचाव की जानकारी होना प्रत्येक बालक बालिका के लिए अति आवश्यक है। खेल कूद के समय लगने वाली सामान्य चोटें: मोच, खिंचाव, गुम चोट, रगड़ या खरोंच लगना, विदारण होना। मोच: प्रत्येक जोड़ पर 2 से अधिक हड्डियां बंधक सूत्रों लिगामेंट के द्वारा बंधी होती हैं। अचानक ऊंचे नीचे स्थान पर पैर रखने से, गिर पड़ने से, अधिक भार उठाने से बंधक सूत्र अधिक खिंच जाते हैं या टूट जाते हैं। इसी को मोच आना कहते हैं। प्रायः मोच कलाई, कंधे, टखने और घुटनों में अधिक आती है। कभी कभी मोच के साथ साथ अस्थि भंग भी हो जाता है, जिसमें अत्यधिक दर्द होता है और सूजन भी अधिक आती है। दुर्बल अथवा भारी शरीर वाले खिलाड़ियों को मोच आने की संभावना अधिक होती है। मोच के प्रकार: मोच मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: हल्की मोच, मध्यम मोच और कठोर मोच। हल्की मोच: जब बंधक सूत्रों को हल्की क्षति पहुंचती है या वे फट जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती है तो इसे हल्की मोच कहा जाता है। मध्यम मोच: जब बंधक सूत्र के फटने के साथ कार्य अथवा अंग की उपयोग शक्ति में थोड़ी कमी आ जाती है तो इसे मध्यम मोच कहा जाता है। कठोर मोच: जब बंधक सूत्र फटकर अस्थि से अलग हो जाते हैं और अंग की उपयोग शक्ति नष्ट हो जाती है तो इसे कठोर मोच कहा जाता है। मोच के प्रमुख लक्षण: मोच आने पर बंधक सूत्र खिंचकर टूट जाते हैं, जिससे रक्त भी बहने लगता है और जोड़ भी कमजोर हो जाता है। जोड़ में सूजन आ जाती है और वह अंग हिलने डुलने नहीं पाता है। यदि अंग को हिलाया डुलाया जाएगा तो उसमें भयंकर पीड़ा होगी। स्थान कोमल हो जाता है तथा छूने पर अधिक पीड़ा होती है। ऐसा महसूस होता है कि मोच के स्थान पर कुछ फट गया है।
मोच का उपचार। प्रभावित अंगों को बड़ी आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए तथा रोगी के उस अंग का हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यदि पैर में जूता पहने मोच आई हो तो जूता या सैंडल तुरंत उतारना चाहिए। सूजन आने के उपरांत जूता उतारने में अत्यधिक कठिनाई एवं कष्ट होगा। जोड़ के स्थान पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। पट्टी को ठंडे पानी से गीला कर देना चाहिए तथा बराबर यह देखते रहना चाहिए कि पट्टी गीली बनी रहे। ठंडे पानी से आराम नहीं मिलने पर एक बर्तन में गर्म पानी तथा एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर मोच आए अंग को 5 मिनट गर्म पानी में तथा 5 मिनट ठंडे पानी में रखने से लाभ होता है। जब इस प्रकार की पट्टी आराम देना बंद कर दे तो उसे खोलकर पुनः बांध देना चाहिए। मोच खाए हुए अंग पर धीरे धीरे मालिश करने से भी आराम मिलता है। यदि आयोडेक्स से मालिश की जाए तो उत्तम होता है। कभी कभी गर्म पानी से भी सेक देना चाहिए। मोच से बचाव के उपाय। खेल का लंबे समय तक प्रशिक्षण लेना चाहिए और अनुकूल क्षमता विकसित करनी चाहिए। किसी भी खेल या प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व शरीर को ठीक प्रकार से वार्म अप करना चाहिए। कोहनी, घुटने आदि की कैप पहनकर रखनी चाहिए या इन पर पट्टी बांधकर रखने चाहिए। प्रशिक्षक की उपस्थिति तथा उचित खेल उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अचानक झटके के साथ अत्यधिक भार नहीं उठाना चाहिए। खिंचाव। जब किसी शक्ति के प्रहार से ऊतकों में तनाव उत्पन्न होता है, वह फट जाती है या नसें ट्विस्ट हो जाती हैं, तो इस अवस्था को खिंचाव कहा जाता है। खिंचाव के प्रकार। मोच के समान ही खिंचाव भी 3 प्रकार की होती है: हल्का खिंचाव, मध्यम खिंचाव, कठोर खिंचाव। हल्का खिंचाव। जब कोई नस या मांसपेशी टूट जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न तनाव को हल्का खिंचाव कहते हैं। मध्यम खिंचाव। जब किसी मांसपेशी अथवा नस को थोड़ी क्षति पहुंचने पर उसकी शक्ति में थोड़ी कमी आ जाती है तो उसे मध्यम खिंचाव कहा जाता है। कठोर खिंचाव। जब मांसपेशी अथवा नस फट जाती है और उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो इसे कठोर खिंचाव कहते हैं। खिंचाव के प्रमुख लक्षण। अंग का हिलना डुलना असंभव सा हो जाता है और हिलाने डुलाने पर असहनीय दर्द होता है। क्षतिग्रस्त स्थान पर सूजन आ जाती है। क्षति वाले स्थान पर कुछ फटा हुआ सा महसूस होता है। खिंचाव का उपचार। प्रभावित अंग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए तथा उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। प्रभावित अंग की बर्फ से सिकाई करनी चाहिए तथा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मध्यम श्रेणी के खिंचाव के लिए बर्फ की मालिश दिन में 3-4 बार करनी चाहिए। बर्फ की मालिश आराम करना बंद कर दे अथवा 2 दिन बाद बर्फ की मालिश बंद कर देनी चाहिए और उसके स्थान पर सेक देना आरंभ करना चाहिए। गर्म पट्टी लपेटकर रखना चाहिए। खिंचाव से बचाव के उपाय। पेशीय शक्ति बढ़ाने हेतु अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अभ्यास या खेल विधि के पूर्व शरीर को गर्म करना चाहिए। प्रतिदिन स्ट्रेचिंग कसरत करनी चाहिए। हमें ठीक से फिट आने वाले जूते पहनने चाहिए। खेल से संबंधित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।
गुम चोट। कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो रोगी की ऊपरी खाल को फाड़े बिना ही स्नायु तंत्र को घायल कर देती हैं। घूसा मारने से, सिर के बल गिर पड़ने से, दरवाजे में सिर टकरा जाने से या किसी मोटर गाड़ी के नीचे आ जाने से अंदर के गहरे स्नायु तंतुओं को भीषण चोट पहुंच सकती है। यही चोट गुम चोट कहलाती है। गुम चोट वाले स्थानों पर रक्त जम जाता है तथा सूजन आ जाती है। रक्त नीला या काले रंग का हो जाता है। सामान्य भाषा में इसे ही नील पड़ जाना कहा जाता है। गुम चोट के प्रमुख लक्षण। प्रभावित स्थान पर त्वचा का रंग बदल जाता है। यह रंग लाल या नीला या काला हो जाता है। क्षतिग्रस्त स्थान पर सूजन आ जाती है। क्षतिग्रस्त स्थान कठोर हो जाता है। प्रभावित अंग छूने पर पीड़ा महसूस होती है। गुम चोट का उपचार। चोट लगते ही उपचार प्रारंभ करना अधिक लाभदायक होता है। यदि उपचार देर से प्रारंभ किया गया तो उसके संतोषजनक परिणाम नहीं निकलेंगे, जबकि तत्काल प्रारंभ किए गए उपचार से लाभ होगा। घायल भाग पर 1 घंटे साधारण ठंडी पट्टी रखनी चाहिए। प्रत्येक घंटे में 15 मिनट के लिए बर्फ का टुकड़ा या बर्फ की थैली रखनी चाहिए। दूसरे दिन क्रमशः गर्म एवं ठंडी पट्टी 15 से 20 मिनट तक दिन में 3-4 बार रखनी चाहिए। 3-4 दिन के पश्चात बर्फ की मालिश बंद करके थोड़ा सेंक देना चाहिए। गुम चोट से बचाव का उपाय। गुम चोट से बचने के लिए कार्य करते हुए, चलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। खेलों में सुरक्षा उपकरणों जैसे हेलमेट, कोहनी रक्षक ढाल तथा बैटिंग दस्ताने आदि का उपयोग करना चाहिए। रगड़ या खरोंच लगना। किसी वस्तु अथवा वाहन के पास से गुजरते हुए अथवा किसी कठोर, उबड़-खाबड़ या खुरदुरा स्थान पर गिरने से त्वचा अथवा म्यूकस झिल्लियों का छिल जाना ही रगड़ या खरोंच लगना कहलाता है। इस प्रकार यह त्वचा से संबंधित चोट है। साधारण तौर पर यह एक छोटी सी मामूली अथवा महत्वहीन चोट होती है, किंतु किसी बाहरी तत्व के त्वचा में प्रवेश कर जाने पर रगड़ गंभीर हो सकती है। जब किसी वस्तु या दुर्घटना से खरोंच या रगड़ लग जाती है तो असंख्य हानिकारक कीटाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। इससे रगड़ पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। उसके ठीक होने में कठिनाई होती है। गलत फिट वाले जूते, पैड, हेलमेट आदि पहनने से भी रगड़ लगने की संभावना होती है। फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट, ताइक्वांडो, अन्य मैदानी खेलों तथा धावन पथ आदि में रगड़ लगने की संभावना अधिक होती है। रगड़ के प्रमुख लक्षण। त्वचा छिल जाती है। प्रभावित स्थान पर कुछ रक्त अथवा तरल पदार्थ निकलने लगता है। प्रभावित स्थान पर जलन के साथ पीड़ा महसूस होती है। रगड़ का उपचार। प्रभावित स्थान को साबुन तथा नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर गर्म पानी से तुरंत साफ करना चाहिए। प्रभावित स्थान को साफ करके कीटाणुनाशक मलहम का प्रयोग करना चाहिए। रगड़ गहरी लगी है तो उसे दिन में हल्का ढक कर रखना चाहिए और रात के समय उसे खुला छोड़ देना चाहिए। यदि कोई बाहरी पदार्थ घाव में गहरा घुस गया है या संक्रमण होने की संभावना है तो अच्छे डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए।
रगड़ से बचाव के उपाय: अच्छी क्वालिटी और सही फिटिंग के जूते, हेलमेट तथा पैड इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। कॉटन व सिंथेटिक कपड़ों का मिश्रण पहनना ज़्यादा उचित रहता है। चुभने वाले वस्त्र से यथासंभव बचना चाहिए। उचित रखरखाव वाले मैदानों अथवा धावन पथ का प्रयोग करना चाहिए। खेलों से संबंधित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। विदारण: जब चोट लग जाने से त्वचा व उसके नीचे स्थित ऊतक फट या कट जाते हैं या रक्त बहने लगता है तो इसे विदारण या घाव कहते हैं। इस प्रकार की चोट में रक्त का स्राव तीव्र गति से और देर तक होता है। तेज प्रहार से, गिरने से, दुर्घटना से फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो आदि खेलों में इस प्रकार की चोट की संभावना अधिक रहती है। विदारण के प्रकार: विदारण या घाव 4 प्रकार का हो सकता है: कुचला घाव या विदारण, कटा हुआ घाव या विदारण, फटा हुआ घाव या विदारण, गोली लगने से हुआ घाव या विदारण। कुचला घाव या विदारण: ईंट पत्थर लगने से या कुचल जाने से जो घाव होता है उसे कुचला घाव या विदारण कहते हैं। इसमें उंगलियां नीली पड़ जाती हैं और दर्द होने लगता है। कटा हुआ घाव या विदारण: कभी कभी तेज चाकू या ब्लेड इत्यादि से अंग कट जाते हैं और रक्त निकलने लगता है। इसको कटा हुआ घाव या विदारण कहते हैं। फटा हुआ घाव या विदारण: यह घाव साधारणतया मशीन के कलपुर्जों, जानवरों के सींग तथा पंजों से हो जाता है। घाव के किनारे टेढ़े मेढ़े फटे होते हैं। इनमें से रक्त अधिक नहीं बहता, किंतु इनके विषैले होने की संभावना अधिक रहती है। गोली लगने से हुआ घाव या विदारण: पिस्तौल या बंदूक की गोली लग जाने से इस प्रकार के घाव हो जाते हैं। गोली कभी शरीर के बाहर निकल जाती है, कभी शरीर के अंदर रह जाती है। इसमें टिटनेस की संभावना अधिक रहती है। विदारण के लक्षण: त्वचा ठंडी होने लगती है, चेहरे एवं होठों का रंग फीका पड़ने लगता है, अधिक रक्त बहने पर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, पसीना अधिक आता है, शीघ्र ही कमजोरी अथवा मूर्छा आने का एहसास होने लगता है। विदारण के उपचार: यदि हड्डी ना टूटी हो तो जिस अंग से रक्त बह रहा हो उसे ऊंचा उठा देना चाहिए, जिससे रक्त का बहना कम हो जाता है। घाव को एंटीसेप्टिक घोल जैसे डिटॉल से धो देना चाहिए। एक स्वच्छ कपड़े को बर्फ के पानी से गीला करके बांध देना चाहिए। घाव धोने के बाद टिंचर आयोडीन में पट्टी भिगोकर लगा देना चाहिए। इसके बाद सिबाजोल का पाउडर लगाना चाहिए। दबाव बिंदु पर दबाव डालकर बहते हुए रक्त को रोकने का प्रयास करना चाहिए। रक्तस्राव को रोकने के बाद किसी एंटीसेप्टिक घोल जैसे मर्क्यूरी क्रोम में रुई भिगोकर घाव पर रखने के बाद पट्टी बांध देनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद तुरंत डॉक्टर से सहायता लेने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। रक्तस्राव रुक जाने के बाद भी घायल व्यक्ति को पूर्ण विश्राम करना चाहिए तथा प्रभावित अंग को अधिक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो रक्तस्राव का भय रहता है। दोस्तों, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को कहीं भी, कभी भी, कैसे भी चोट लग सकती है। खेलों में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है, अतः आवश्यक है कि प्रत्येक शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साथ साथ प्रत्येक सामान्य व्यक्ति, सामान्य शिक्षक, बालक तथा बालिका आदि सभी को इन चोटों के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस ज्ञान को प्राप्त करके चोट लगने की स्थिति में
उपयोग करना भी हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।